तो बच्चों चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5 का दूसरा पार्ट बंडूची इज़हार। बंडूची इज़हार, इज़हार का मतलब होता है पतलून या इसको हम पैंट भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बंडू की इज़हार का क्या हाल हुआ है। बावची गावचा बंडू शांत व कष्टाळू, यानी कि बावची गांव का बंडू, बंडू ये उस आदमी का नाम है। शांत और कष्टाळू, बहुत ही शरीफ, खामोश रहने वाला और मेहनती था। आपण भलं आणि आपलं काम भलं, यानी कि अपन भले और अपना काम भला, अपने काम से काम रखने वाला, ऐसा त्याचा स्वभाव होता, यानी ऐसा उसकी आदत थी। सगळ्या गावात त्याच्या या स्वभावाची चर्चा, पूरे गांव में उसके इस आदत की हमेशा चर्चा रहती थी। सकाळी लवकर शेतात जायचं, सुबह जल्दी उठकर खेत में जाना, दिवसभराचं काम आटोपून संध्याकाळी घराकडे यायचं। दिनभर का पूरा काम आटोपून यानी कर पूरा काम निपटा कर संध्याकाळी यानी शाम को घराकडे यायचं। घर पर आना, घरी आल्यावर यानी घर पे आने के बाद आपल्या मुलीशी खेळायचं, अपने बच्ची के साथ खेलना। कट्ट्यावर चक्कर मारायची यानी गांव में जो एक ऐसी जगह होती थी, एक चबूतरा होता था जहाँ पे गांव के पूरे लोग आकर अपनी बातचीत करते थे और सब एक दूसरे से मिलते थे। उस कट्टे पर चक्कर मारकर आना। अन्न जेवायच्या वेळी पुन्हा घरी यायचं और खाने के वक्त पे फिर से घर पर वापस आ जाना, ऐसा त्याचा दिनक्रम। इस तरह से उसका दिन गुजरता था। सावला रंग यानी सांवला रंग, बंडू का रंग सांवला था। शिड़शिड़ित अंग काठी और उसका जिस्म दुबला पतला था। नाका समोर चालणारा बंडू और अपने काम से काम रखने वाला बंडू। नाका समोर चालणारा यानी अपने काम से काम रखने वाला, किसी को भी परेशान न करने वाला बंडू। एका वर्षी पीक पाणी बरं झाल्यावर बंडूनं कुटुंबासाठी नवे कपड़े स्वतःसाठी इज़ार शिवली। एक साल बंडू के खेत में अच्छी फसल आने के बाद बंडू ने अपने परिवार और अपने लिए कपड़े सिए और अपने खुद के लिए इज़ार यानी पतलून सी। धोंडू मामाने कपड़े शिवले, धोंडू मामा ने कपड़े सिए। धोंडू मामा यहाँ पर दर्जी का नाम है। बंडू धोंडू मामा के पास कपड़े सीने के लिए डालता था, पण त्याचा अंदाज जरा चुकला, यानी बंडू मामा का अंदाज जो धोंडू मामा का अंदाज जो है थोड़ा सा गलत हो गया। पुढे अब इसके आगे की कहानी हम जो है इन तस्वीरों के सहारे से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अब इसके आगे की कहानी। अब बंडू पतलून को देखते हुए कहता है, बंडू ने पतलून पहनकर देखी और कहता है, और इज़ार जरा लाम झाली, यानी इज़ार यानी पतलून जरा लंबी हो गई है। लाम झाली यानी लंबी हो गई है। उसके बाद देखता है, चांगली 4 बोट लाम झाली, यानी अच्छी खासी 4 इंच लंबी हो गई है। आता पुन्हा धोंडू मामाकडे जायचं म्हणजे अब फिर से धोंडू मामा के पास जाना, मतलब यानी उसको अब धोंडू मामा के पास जाना फिर से मुश्किल लग रहा था, यानी उसको लगा कि घर पर ही मैं ये कर लूँ। फिर उसके बाद वो अपनी इज़ार लेकर यानी अपनी पतलून लेकर अपनी बीवी के पास जाता है और उससे कहता है, अगं इज़ार जरा 4 बोट कमी करून टाक घालतीस का, यानी मेरी पतलून अपनी बीवी से कहता है कि अरे क्या मेरी पतलून को तुम 4 इंच छोटा करके सी कर दोगी क्या। उस पर उसकी बीवी कहती है, ओ सकाळी सकाळी आणि काय हे जेवण बनवायचंय, यानी अरे सुबह सुबह आप ये क्या लेकर आ गए, जेवण बनवायचंय यानी मुझे खाना बनाना है। नीताच्या शाळेत जायचंय, यानी मुझे अपनी बेटी नीता के स्कूल में भी जाना है। मला नाय जमनार, यानी मुझे नहीं जमेगा, ऐसा उसकी बीवी बंडू को कहती है। उसके बाद फिर बंडू पतलून लेकर अपनी बहन के पास जाता है और बहन से कहता है, सुबे उसके बहन का नाम है। सुबे इज़ार जरा 4 बोट कापून टाक घालतीस का, यानी मेरी पतलून जरा 4 इंच छोटी कर मुझे दोगी क्या।
उस पर उसकी बहन कहती है, नाही दादा, मला केवढा अभ्यास पडलाय, याने नहीं भैया, मुझे कितनी पढ़ाई करनी है, आता कॉलेजची वेळ होईल और अब मेरे कॉलेज जाने का वक्त भी हो गया है, तू आईला सांग की, यानी तुम माँ से कहो। इसके बाद बंडू अपनी पतलून लेकर माँ के पास जाता है। आई, ए आई, इजार जरा 4 बोट काप टाक घालतीस का, वो अपनी माँ से कहता है। माँ, ओ माँ, मेरी पतलून ज़रा 4 इंच काट कर दोगी क्या मुझे सिलकर। उस पर उसकी माँ कहती है, ठेव तिकड़ तुझी इजार, यानी तू अपनी पतलून उधर ही रख, इथं वैरण कापून कापून माझ्या हाताचं तुकडं पडलाय, यानी यहाँ पे घास काट काट कर, वैरण यानी घास, जो जानवर को खाने के लिए हम घास डालते हैं उसको वैरण कहते हैं। कापून कापून यानी काट काट कर माझ्या हाताचं तुकडं पडलाय, मेरे हाथों के टुकड़े हो गए। टुकड़े होना मतलब यहाँ पे हाथ के सचमुच में टुकड़े होना नहीं है, टुकड़ा पड़ले यानी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है या मेरे हाथ थक चुके हैं, ऐसा इसका कहने का मतलब है। उसकी माँ ने भी फिर बंडू की पतलून सिलने से इनकार कर दिया। आईने इजार एका कोनाड्यात फेंकली, यानी माँ ने बंडू की इजार यानी पतलून लेकर एक कोने में फेंक दी। बंडू हिरमुसला होऊन शेतात गेला, यानी बंडू नाराज होकर खेत की तरफ चल दिया, यानी अब उसको लगा कि मेरी पतलून कोई भी सिलकर नहीं देगा, इसलिए बंडू नाराज हो गया और पतलून वहीं पर रखकर खेत की ओर काम करने के लिए चला गया। उसके बाद उस पतलून पर उसकी बीवी की नज़र जाती है और उस पतलून को देखकर उसकी बीवी सोचती है कि सकाळीच इजार दुरुस्त कराय पाहिजे होती, यानी सुबह ही बंडू की पतलून ठीक कर देना चाहिए था, यानी उसको अब अफसोस हो रहा है कि मैंने सुबह ही बंडू की पतलून ठीक कर क्यों नहीं दी। उसके बाद बंडूची बायको इजारीचे पाय कापते अन दुमडून टाके घालते, यानी बंडू की बीवी उस पतलून के पैर यानी पतलून के पैर यानी उसके जो पाइचे है वो पाइचे काट कर उसको सी कर टाके मार कर रख देती है। उसके बाद फिर आगे क्या होता है, उसकी बहन आती है, बंडू की बहन, और फिर वो भी सोचती है, उसको भी अफसोस होता है कि मैंने भाई की पतलून क्यों नहीं ठीक करके दी। फिर वो कहती हैं, आपला भाऊ किती राबतो, यानी मेरा भाई कितनी मेहनत करता है, राबतो यानी मेहनत करता है, कष्ट करून मला कॉलेजला पाठवतो, यानी मेहनत करके मजदूरी करके मुझे पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजता है। मी दादाचे इतकंही काम करू नये, मैं अपने भाई का इतना भी काम नहीं कर सकती क्या, ऐसा उसको अफसोस होता है। और फिर बंडू की बहन भी क्या करती है, बंडूची बहन इजारीचे पाय कापते दुमडून टाके घालते, और फिर बंडू की बहन भी क्या करती है कि अपने भाई की पतलून लेकर उसके पैर काटती है और फिर उसको सी कर रख देती है। इस तरह से अब हमने देखा कि पहले बंडू के बीवी ने पतलून 4 इंच कम कर दी और अब उसके बहन ने भी, बीवी ने और बहन ने दोनों ने भी 4-4 इंच पतलून के पैर कम कर दिए हैं। अब उसके बाद क्या होता है, अब हम आगे की कहानी में देखेंगे। उसके बाद उसकी माँ वहाँ से गुजरती है और उसकी नज़र भी पतलून पर पड़ती है और उसको भी अफसोस होता है कि मैंने सुबह बंडू की पतलून क्यों ठीक कर नहीं दी। इसलिए वो सोचती है दिल ही दिल में, उगा खेकसले पोरावर, यानी मैं खाली पीली मतलब खाली ही अपने बच्चे पर गुस्सा हो गई, एवढा राबतोय पोरगा, यानी इतनी मेहनत करता है, रात दिन हमारे लिए बच्चा हमारा मेहनत करता है। बंडूची आई इजारीचे पाय कापते दुमडून टाके घालते, और फिर ऐसा सोचकर वो भी क्या करती है, बंडू की माँ भी पतलून के पैर 4 इंच काट कर उसको सी कर रख देती है। इस तरह से हमने देखा कि पहले बंडू की बीवी ने, फिर उसके बहन ने और उसके बाद उसकी माँ ने, तीनों ने भी 4-4 इंच पतलून काट कर रख दी। इस तरह से अब बंडू की पतलून क्या हो गई, 12 इंच छोटी हो गई। उसके बाद फिर बाद में शाम में बंडू घर पर आता है और फिर सोचता है, आपलं काम आपणच केलेलं बरं, यानी अपना काम अपन खुद ही करना अच्छा है, यानी किसी पर अपन ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, खुद का काम खुद करना चाहिए, ऐसा बंडू सोचता है। बंडू इजारीचे पाय
4 बोट कापतो व टाके घालतो। यानी बंडू क्या करता है, इजार के जो पैर है उसके जो पांचे है वो 4 इंच काटता है और उसको टाके लगा देता है, यानी उसको सिल देता है। इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले बंडू की बीवी, उसके बाद बंडू की बहन, उसके बाद बंडू की माँ और आखिर में बंडू खुद 4-4 इंच सबने उसकी पतलून क्या कर दी है, अब यहाँ पर छोटी कर दी है। इस तरह से बंडू की पतलून क्या हो गई, छोटी हो गई। अब बंडू वो पतलून क्या करता है, पहनकर देखता है और देखकर एकदम चौंक जाता है। यानी कि अरे रे ये क्या हो गया। सगळेजण आश्चर्याने पाहतात। हर कोई क्या करता है, परिवार में का हर सदस्य यानी हर इंसान क्या करता है, देखकर चौंक जाते हैं। सगळेजण आश्चर्याने पाहतात, अरे ये क्या हो गया, यानी सब एकदम चौंक जाते हैं। उसके बाद बंडू की बीवी कहती है, मी इजार 4 बोट कापली। यानी बंडू की बीवी कहती है सबसे कि मैंने पतलून को 4 इंच छोटा कर दिया था। फिर उसके बाद उसकी बहन कहती है मी पण, यानी मैंने भी। फिर उसकी माँ कहती है अगं बया मी पण इजार 4 बोट कापली, यानी अरे बाप रे मैंने भी 4 इंच क्या की पतलून काट ली थी। और फिर बंडू फिर उसके बाद हंसते हुए कहता है अन मी पण, और मैंने भी 4 इंच काट ली थी। इस तरह से क्या हो गया, सबने 4-4 इंच पतलून को काट लिया था। सौगे ही खड़खड़ून हंसतात और चारों भी क्या हो गए, खिलखिलाकर हंसने लगे। इस तरह से बंडू की पतलून क्या हो गई, छोटी हो गई। पूरे घर ने उसको मिलकर छोटा कर दिया। तो बच्चों, आज हमने बंडूची इजार ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिया है और समझ लिया है। अब हम देखते हैं इसका स्वाध्याय यानी इसके सवाल जवाब। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सवाल जवाब। इसमें प्रश्न पहला, चर्चा करून उत्तरे लिहा, यानी कि बातचीत करके यानी चर्चा करके जवाब लिखो। इसमें पहला है अ, बंडूची इजार लांब झाली म्हणून कापून कमी केली। यानी बंडू की इजार यानी पतलून या पैंट लांब झाली म्हणून लंबी हो गई, इसलिए काट के छोटा किया। जर ती आखूड झाली असती यानी कि अगर वो छोटी हो गई होती तर ती लांब करण्यासाठी तो उसको लंबा करने के लिए काय करावे लागले असते, क्या करना पड़ सकता था। शक्य तेवढे मार्ग सुचवा, यानी हो सकता है उतने रास्ते दिखाइए। बंडूची इजार लांब झाली म्हणून, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि मतलब अगर बंडू की इजार लंबी हो गई तो हम उसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर बंडू की इजार छोटी हो जाती तो हम उसमें क्या क्या बदलाव कर सकते थे उसको अच्छी करने के लिए, और क्या क्या कर सकते थे हम, ये हमको चर्चा करके या बातचीत करके बताना है। तो इसमें हम कहेंगे कि बंडू की इजार अगर छोटी हो जाती तो हम क्या करते, उसको दर्जी के पास ले जाकर उसको बड़ा करने के लिए कहते, और वो भी नहीं होता तो हम कहते कि उसी कलर का कपड़ा लाकर हम उसको बड़ा करने की कोशिश करते, या फिर उसको कमर में से खोलकर ऊपर से बड़ी करते। इस तरह के रास्तों से हम उसको ठीक कर सकते थे। तो हमको बातचीत करके या आपस में चर्चा करके और रास्ते निकालने हैं। तो हमने जहाँ तक इस पाठ में देखा है उस तरह से हम रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये 2-3 रास्ते हमने आपको बता दिए हैं, इसके आगे के रास्ते आप अपने तौर पर निकालिए। पाठ अब इसको हम मराठी में लिखेंगे कि बंडूची इजार जर आखूड झाली असती तर ती लांब करण्यासाठी त्याच कलरचा कपडा आणून त्याला पुन्हा शिवून तिला मोठी केले जाऊ शकले असते, किंवा धोंडू मामाकडे नेऊन कमरेपासून उघडून तिला मोठे केले जाऊ शकले असते। इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। अब उसके बाद है नंबर 2, आ इजारची चड्डी झाली या चूक कोणाची, यानी बंडू की इजार की जो चड्डी बन गई उसमें गलती किसकी है, चूक यानी गलती किसकी है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इजार की जो चड्डी बन गई बंडू के, तो उसमें गलती उसके बीवी की है, उसके पत्नी की है, क्योंकि अगर सबसे पहले उसने इजार को काटने के बाद
घर में सबको बता दिया होता कि मैंने इज़ार को 4 इंच छोटा कर दिया है, तो उसके बाद उस इज़ार को कोई छोटा नहीं करता। या फिर हम कह सकेंगे कि इसमें पूरे परिवार की ही गलती है, क्योंकि सभी ने इज़ार को छोटी करने के बाद एक दूसरे को नहीं बताया कि उन्होंने इज़ार को छोटी किया है या पतलून को छोटा किया है। तो इसमें हम मराठी में लिखेंगे कि बंडूची इजारची चड्डी झाली या चूक त्याच्या पत्नीची असू शकते, कारण तिने सर्वप्रथम 4 इंच पतलून लहान केल्यानंतर कोणालाही घरात सांगितले नाही। जर तिने घरात सगळ्यांना सांगितले असते की मी इजार 4 इंच लहान केली आहे, तर दुसऱ्या व्यक्तीने ती इजार लहान केली नसती। किंवा इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किंवा घरातील सगळ्यांची चूक यात आहे, कारण सगळ्यांनीच इजार 4 इंच लहान केल्यानंतर एकमेकांना सांगितले नाही। जर त्यांनी एकमेकांना सांगितले असते की मी इजार 4 इंच लहान केली आहे, तर समोरच्या व्यक्तीने ती इजार लहान केली नसती। इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। और भी आपको अपने दिल से इसके अंदर चर्चा करके सवालों के जवाब लिखने हैं। ई तीसरा क्वेश्चन है ई, बंडूच्या इजारीचे पाय 4 बोट कापले म्हणजे पाय असणारी इजार सजीव आहे असे आपण म्हणत नाही, पण बोलताना आपण असेच बोलतो। इजारी सारख्या कितीतरी वस्तूंना वेगवेगळ्या अवयवांची नावे वापरतात, त्यांची नावे सांगा। यानी हमने इस क्वेश्चन में देखना है कि बंडूच्या इजारीचे पाय यानी बंडू के पतलून के पैर 4 बोटे कापले यानी 4 इंच काटे। अब बंडू के पतलून के पैर यानी वो सच के पैर तो नहीं है, वो सिर्फ उसके कपड़े के पैर है। तो हम इसको यहाँ पे एक जानदार चीज़ की तरह देख रहे हैं कि बंडू के इजार के पैर, यानी हम इसको जानदार चीज़ का नाम दे रहे हैं। पैर पैर कहकर हम उसको जानदार चीज़ बना रहे हैं। म्हणजे पाय असणारी सजीव आहे, यानी हम उसको क्या बना रहे हैं, सजीव यानी जानदार चीज़ मान रहे हैं उसको। असे आपण म्हणत नाही, यानी हम ऐसे बोलते नहीं हैं, पण बोलताना आपण असेच बोलतो। लेकिन हम बोलते वक्त ऐसा ही बोलते हैं, वो जानदार चीज़ नहीं है, लेकिन हम उसको जानदार चीज़ की तरह ही बोलते हैं। इजारी सारख्या कितीतरी वस्तूंना वेगवेगळ्या अवयवांची नावे वापरतात, यानी इजार की तरह और ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम ऐसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरह नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम हमको बताने हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे, उदाहरण के तौर पे, कि जैसे हम कहते हैं कपाचे कान, यानी कप का कान। चाय पीने का जो कप होता है उसको जो पकड़ने की एक डंडी होती है, हम उसको कपाचे कान कहते हैं। तो यहाँ पे हम उसको कान यानी एक जानदार चीज़ यानी सजीव चीज़ की तरह हम उसको दिखाते हैं, लेकिन असल में वो सजीव चीज़ नहीं होती है, वो जानदार चीज़ नहीं होती है, वो बेजान ही चीज़ होती है। लेकिन हम उसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे हम उसको सजीव की तरह कहते हैं। उसी तरह से हम और कहेंगे गाड़ीचे पाय यानी गाड़ी के पैर, यानी यहाँ पे गाड़ी भी बेजान चीज़ है, निर्जीव चीज़ है, और पाय यानी पाय को हम सजीव समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सजीव चीज़ की तरह उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसको एक निर्जीव चीज़ की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कहने में कहने के तरीके से वो सजीव ऐसा लगता है हमको कि ये सजीव है, लेकिन वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कपाचे कान, गाड़ीचे पाय, शर्टचे हाथ यानी शर्ट के हाथ। अब शर्ट को हाथ तो नहीं होते हैं, वो बेजान ही चीज़ है, लेकिन हम उसको शर्ट के हाथ यानी एक सजीव चीज़ की तरह देखते हैं, उसको सजीव इंसान की तरह हम देखते हैं। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम इस तरह से पुकारते हैं, जैसे बटाट्याचा डोळा यानी बटाटा यानी आलू, आलू की आँख। आलू को जो ऊपर हम देखते हैं छोटे छोटे ऐसे आँख होते हैं, उसको उसके अंदर से फिर बाद में से एक झाड़ की तरह निकलता है आलू की आँख, तो उसको हम बटाट्याची आँख में डोळा यानी आँख कहते हैं। तो वो सच में उसकी आँख नहीं है, लेकिन हम एक कहने के तरीके से उसको आँख बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाटलीचे तोंड, बाटली यानी बॉटलचे तोंड यानी बाटलीचे तोंड, यानी बॉटल का जो मुंह होता है उसको हम तोंड कहते हैं। उसको हम निर्जीव चीज़ है, लेकिन हम उसको सजीव चीज़ की तरह यानी जानदार चीज़ की तरह कहते हैं। या इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कपाचे कान, शर्टचे हाथ,
गाडीचे पाय, बटाट्याचा डोळा, बाटलीचे। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, खालील वाक्यांमध्ये कंसातील शब्दांपैकी योग्य शब्द वापरून वाक्य पूर्ण करा। यानी कि नीचे दिए गए हुए वाक्य में यानी सेंटेंस में कंसातील शब्दांपैकी यानी ये जो ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स है इसमें से योग्य शब्द इस्तेमाल करके यानी योग्य शब्द इस्तेमाल करके त्या वाक्याचा अर्थ लिहा। उस सेंटेंस का मतलब हमको लिखना है। तो हमको ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके ऊपर से हमको नीचे की खाली जगह भरनी है। तो आइए पढ़ते हैं। कान, नाक, पाय, हाथ, डोळा, केस, पाठ, पोट, गला, तोंड। इतने वर्ड्स हमको दिए गए हैं नीचे दी हुई खाली जगह भरने के लिए। कान, नाक, पाय, हाथ, डोळा, केस, पाठ, पोट, गला, तोंड। अब इसमें कान को कान ही कहेंगे हम, नाक, पाय यानी पैर, हाथ, डोळा यानी आँख, केस यानी बाल, पाठ यानी पीठ, पोट यानी पेट, गला यानी गला, तोंड यानी मुंह। तो इसमें का पहला है अ, चुलीवरच्या तव्याची रिकामी जागा काळीभोर झाली होती। अब हमको इस सेंटेंस का मतलब निकालकर उसके खाली जगह पर कौन सा वर्ड्स बैठ सकता है ये हमको देखना है। चुलीवरच्या तव्याची यानी चूल्हे पर के तवे की खाली जगह काळीभोर यानी काली झाली होती, हो गई थी। यानी क्या हो सकती है अब तवे की, क्या हम चूल्हे पर रखकर क्या काला हो सकता है उसका। तो ऊपर जो हमको वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से हम देखें तो कान तो नहीं हो सकता, नाक भी नहीं हो सकता, पाय भी नहीं हो सकता, हाथ भी नहीं हो सकता, डोळा भी नहीं हो सकता क्योंकि तवे को डोळा आँख थोड़ी होती है, केस भी नहीं हो सकता यानी तवे को बाल भी नहीं होते, पाठ यानी पीठ, तो तवे को पीठ होती है जो पीछे का हिस्सा होता है हम उसको पीठ कहते हैं। तो यहाँ पे हम पाठ ये वर्ड लिख सकते हैं यानी चुलीवरच्या तव्याची पाठ, खाली जगह पे क्या आएगा पाठ। काळीभोर झाली होती यानी काली हो गई थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हो गया पाठ। अब दूसरा क्वेश्चन है आ, कपाचा रिकामी जागा तुटला होता। अभी हमने जो ऊपर चर्चा करे कि कपाचा कान, तो यहाँ पे हमको लिखना है कपाचा कान। कान यानी उसको पकड़ने की जो दंडी होती है उसको हम कान कहते हैं। कपाचा कान तुटला होता म्हणून दिलावरने चहा ग्लासात ओतला। इसलिए दिलावर ने क्या किया, चाय को ग्लास के अंदर डाला। तो यहाँ पे हम कपाचा कान, कान ये वर्ड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे खाली जगह में। ई, हा नारळ नासका निघणार यानी ये नारियल खराब, नासका यानी खराब निकलेगा। नारळाचा रिकामी जागा बघून धनवा म्हणाली। नारल का अब रिकामी जागा क्या देखकर धनवा ने कहा होगा। अब हमको यहाँ पे सोचना है कि उसका कान देखकर कहा या नाक देखकर कहा, पैर देखकर कहा या हाथ देखकर कहा या डोळा देखकर कहा, यह हमको अब यहाँ पे देखना है। तो हमको यहाँ पे जो वर्ड बैठता है वो देखना है। तो यहाँ पे हम नारल को क्या रहते हैं, डोळा यानी आँख रहती है। नारियल के ऊपर जो एक तरह से ऐसे आँख की तरह निशान होते हैं उसको हम डोळा कहते हैं यानी नारियल की आँख कहते हैं। तो यहाँ पे हम डोळा ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हा नारळ नासका निघणार, नारळाचा डोळा बघून धनवा म्हणाली। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, डोळा यानी आँख। ई, मुसळधार पाऊस पडल्यामुळे नदीचे रिकामी जागा फुगले होते यानी कि मुसलधार पानी आने की वजह से नदी का क्या फूक गया था यानी क्या बड़ा हो गया था। तो अब यहाँ पे हम नाक, कान या हाथ पैर तो नहीं लिख सकते, तो नदी को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे पोट, पोट यानी उसका पेट, पेट यानी उसका जो चौड़ापन है यानी जो फैलती है नदी, पूर आने के बाद में नदी जो फैल जाती है उसको हम उसका पेट कहेंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना है पोट। मुसळधार पाऊस पडल्यामुळे नदीचे पोट फुगले होते। उ, कितीही जोर लावला तरी बाटलीचे रिकामी जागा उघडेना। हमने इसके पहले भी एग्जाम्पल में देखा था कि बाटलीचे तोंड
यानी बाटली को या बॉटल का क्या होता है, ऊपर का जो सिरा होता है हम उसको तोंड कहते हैं, या उसका मुंह कहते हैं हिंदी में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तोंड। कितीही जोर लावला तरी बाटलीचे तोंड उघडे ना। चरवीतले दूध गंजात ओतले तर ते गंजाच्या रिकामी जागापर्यंत आले। चरवीतले दूध यानी एक बर्तन होता है, उस बर्तन में के दूध हमने गंज यानी अपना जो खाना बनाने का जो ये होता है बगोना, उसके अंदर हमने डाला तो वो गंजाच्या कुठपर्यंत येईल, गळ्यापर्यंत। यानी गंज के कहाँ तक आ रहा, वो गले तक, यानी जो हमारा बगोना है उसके गले तक। चरवीतले दूध गंजात ओतले तर ते गंजाच्या गळ्यापर्यंत आले। ए सुईच्या रिकामी जागा दोरा ओवून धोंडू मामांनी सिलाई मशीन शुरू केली। यानी सुई के कहाँ तक, किस चीज़ में हम सुई के क्या करते हैं, कहाँ पे दोरा यानी धागा, ओवून यानी पुरोते हैं। तो धागा कहाँ पे पुरोते हैं हम, सुई के नाक में। सुई के नाक में हम क्या करते हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको सुई की नाक कहते हैं। सुई के नाक में हम क्या करते हैं, धागा पुरो के सीते हैं। तो उसी तरह से सुईच्या नाकात दोरा ओवून धोंडू मामा ने, यानी धोंडू मामा जो दर्जी था बंडू का, उसका नाम है धोंडू मामा ने सिलाई मशीन शुरू के लिए, यानी सिलाई मशीन शुरू की। तो यहाँ पे आएगा नाक, सुईच्या नाकात दोरा ओवून धोंडू मामांनी सिलाई मशीन सुरू केली। उसके बाद है आई आंब्याच्या कोईचे रिकामी जागा पांढरे होईपर्यंत गणू कोई चाखत राहिला। अब आंब्याच्या कोईची यानी आम के कोई को क्या रहते हैं, बाल। पांढरे होईपर्यंत गणू कोई चाखत राहिला, यानी जो कोई होती है आम की, हम देखते हैं उसको जब भी खाते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। तो वो बाल को सफ़ेद होने तक गन्नू क्या करता रहा, उसको चूसता रहा और खाता रहा। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, केस। बाल को मराठी में क्या कहते हैं, केस। आंब्याच्या कोईचे केस पांढरे होईपर्यंत गन्नू कोय चोखत राहिला। अब इसके बाद है ओ आपले शेकडो रिकामी जागा पसरून उभे असलेले वडाचे झाड वर्षानुवर्ष सगळ्यांना सावली देते। यानी क्या, इसमें क्या कहा गया है, आपले शेकडो। अब झाड़ को क्या, शेकडो क्या रहते हैं उसको, हाथ। यानी जो झाड़ की जो टहनियाँ होती है वो एक तरह से झाड़ के हाथ ही होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाथ। आपले शेकडो हाथ पसरून यानी अपनी हजारों टहनियाँ फैलाकर उभे असलेले खड़ा हुआ वडाचे झाड़ यानी बरगद का पेड़ वर्षानुवर्ष सगळ्यांना सावली देते, यानी सालों साल सबको छांव देता है। तो इसलिए हम यहाँ पे झाड़ के क्या होते हैं, हाथ। तो जो टहनियाँ हैं उनको यहाँ पे हाथ समझा गया है झाड़ के, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हात। आपले शेकडो हात पसरून उभे असलेले वडाचे झाड वर्षानुवर्षे सगळ्यांना सावली देते। अब उसके बाद है औ खोलीतल्या एकमेव खुर्चीचा रिकामी जागा मोडला होता म्हणून मी जमिनीवर बसलो। अब हम घर में भी बात करते हैं तो क्या करते हैं, कुर्सी का पैर, कुर्सी के जो नीचे चार होते हैं उसको हम पैर बोलते हैं। तो पैर को मराठी में क्या कहेंगे, पाय। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, पाय। खोलीतल्या एकमेव खुर्चीचा पाय मोडला होता म्हणून मी जमिनीवर बसलो। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा, पाय यानी पैर। खोलीतल्या एकमेव खुर्चीचा पाय मोडला होता म्हणून मी जमिनीवर बसलो। इस तरह से हमने इस खाली जगह में जो वर्ड्स हमको दिए गए थे, कान, नाक, पाय, हाथ, डोला, केस, पाठ, ओट, गला, तोंड, इस तरह से हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भिंतीलाही कान असतात ही मन आपण वापरतो, यानी दीवारों के भी कान होते हैं। ये जो है मन हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मन यानी कहावत, एक कहावत होती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। भिंतीला कपांप्रमाणे कान असतात, भिंतीला कान असतात हे कोणत्या अर्थाने वापरले आहे ते शिक्षक पालक यांच्याशी चर्चा करून सांगा। यानी दीवारों को भी कान होते हैं, या कप जो चाय के कप है उनको भी कान होते हैं। हम जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब है, ये हमको हमारे टीचर्स और पेरेंट्स के साथ मिलकर क्या करना है, इस चर्चा करना है, इस पे बातचीत करना है और इसको समझकर लेना है।
तो भिंतीला ही कान असतात, यानी दीवारों को सचमुच में कान नहीं होते, लेकिन एक कहावत है कि भिंतीला ही कान असतात, ऐसी एक कहावत है। यानी कि हम ऐसा जब हम कोई खुफिया बात करते हैं तो कहते हैं कि आराम से बात करो, मतलब कि बाहर कोई सुन ना ले, यानी दीवारों को भी कान होते हैं या कोई और सुन लेगा, इसलिए हम हमारी बात क्या करते हैं, एक धीमी आवाज़ में खामोशी से करते हैं, यानी हमारी जो बात होती है उसको बहुत सीक्रेट रखते हैं हम उसको, इसलिए हम कहते हैं कि आराम से कहो कि दीवारों को भी कान होते हैं, इस तरह से हम कहावत करते हैं। अब जैसा हम कहते हैं कि कपाला ही कपाची कान, यानी चाय के कोप को जो पकड़ने की एक डंडी होती है हम उसको कहते हैं कपाचे कान, ये सच में उसके कान नहीं है, लेकिन उस डंडी को हमने कान का नाम दिया। वैसे ही हम दीवारों को भी कान नहीं होते, लेकिन हम एक कहावत में इस्तेमाल करते हैं कि दीवारों को भी कान होते हैं, यानी हमारी बात कोई और सुन ना ले, इसलिए अपनी बात को थोड़ा धीमे आवाज़ में कहो। इसका कहने का मतलब ये होता है, वरील प्रमाणे त्याच्या पैशाला पाय फुटले असे ही बोलताना आपण म्हणतो। यानी कि अब जैसे हमने ऊपर 2 एग्जाम्पल देखे कि दीवारों को भी कान होते हैं और कप्पा प्रमाणे कान असणे, तो उसी तरह से एक और है कहावत की पैशाला पाय फुटले, यानी पैसों को पैर फूट गए। तो इसमें सचमुच में पैसों को पैर नहीं फूटते हैं, ये कहावत है। पैसों को पैर फूटना यानी कि किसी इंसान के पास अगर पैसा है तो वो खुले हाथ से खर्च करता है या कुछ ज़्यादा ही खर्च करता है, तो उसको हम कैसे कहते हैं कि उसके पैसों को क्या हो गए, पैर फूट गए, यानी वो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करता है। यासारखी उदाहरणे शोधा, त्यांचा अर्थ माहित करून घ्या। इस तरह की उदाहरणे हमको क्या करनी है, खोजनी है और त्याचा अर्थ माहित करून घ्या, उसका अर्थ हमको मालूम करके लेना है, उसका मतलब हमको निकालना है और बोलण्यात त्याचा वापर करा। और हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं उसका मतलब हमको समझ के उसका वो वर्ड्स का इस्तेमाल करना है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। भिंतीला ही कान असतात ही म्हण आपण वापरतो। भिंतीला कपांप्रमाणे कान नसतात, यानी दीवारों को कप की तरह कान नहीं होते, लेकिन ये कहावत है कि भिंतीला ही कान असतात। ऐसे हमको चर्चा करके इसका आंसर लिखना है। तो आप सबको इसका आंसर आपकी बुक में लिखना है और आप कोशिश करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, ओके।